हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है ये क्वेश्चन कर रहे थे, उस पर मैंने छोड़ दिया था। मेरे को कोई अर्जेंट काम याद आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि 100 ml कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसकी कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होती है जब आप 5 ml जो है इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। आपने कोगुलेशन वैल्यू NaCl की निकालनी है। तो अब बेटा आपको जो है कोगुलेशन वैल्यू वाला निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कि देखो 100 ml अगर टोटल सॉल्यूशन है, उसको कितना इलेक्ट्रोलाइट की कितनी मोलैरिटी चाहिए, 1 मोलर। बिकॉज कोगुलेशन वैल्यू हम कहते हैं क्या था उसका डेफिनेशन। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद करें कि मिनिमम अमाउंट में मिली मोल्स में कितना आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो कि कोगुलेशन कंप्लीट करवा सके गिवन सॉल्यूशन की। तो मिनिमम अमाउंट में मिली मोल्स में कितना आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है जो कि कंप्लीट कोगुलेशन करवा सके। ठीक है, तो अब इसमें देखो 100 ml टोटल वॉल्यूम है, तो आपको कितनी मोलैरिटी चाहिए NaCl सॉल्यूशन की, 1 मोलर चाहिए। तो आप लिखोगे 100 ml जो सॉल्यूशन है उसको कितनी चाहिए, 1 मोलर। 1 ml को कितनी चाहिए होगी, 1/100। और आपके पास गिवन कितना है बेटा, जो NaCl सॉल्यूशन है जो कम्प्लीटली रिक्वायर्ड है उसकी कोगुलेशन करने के लिए 5 ml। तो 5 ml बेटा कितनी मोलैरिटी होगी, 1/100 × 5, तो ये आ गया 0.05 मोल्स। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन में याद हो तो आपको मिली मोल्स में चाहिए होता है जब भी कोगुलेशन वैल्यू निकालनी होती है, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो आपके पास है 0.05 मोल्स। तो मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दो। 1 मोल में 1000 मिली मोल होते हैं, तो 0.05 मिली मोल 0.05 मोल्स में कितने होंगे, 50 मिली मोल्स। तो दिस 50 इज़ योर आंसर। कोगुलेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो कोगुलेशन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कितना अमाउंट मिली मोल्स का मिनिमम ग्राम इलेक्ट्रोलाइट आपका चाहिए ताकि आप कोगुलेशन करवा सको 1 लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन की, 1 लीटर गिवन सॉल्यूशन की कोगुलेशन करवा सको। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आगे देखो, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग। कहता है FeOH थ्राइस सॉल्यूशन पे क्या चार्ज होगा। तो बेटा आप FeOH थ्राइस सॉल्यूशन कौन सा कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड है, बिकॉज इसमें क्या होता है Fe3 पॉजिटिव होता है। FeOH थ्राइस पे कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव कोलाइड। सिमिलरली आर्सेनिक सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है सल्फर का, तो इट इज़ अ नेगेटिव कोलाइड। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में कौन सा कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड है, क्योंकि +3 चार्ज डोमिनेट कर जाता है। आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो नेगेटिव कोलाइड है, सल्फर का नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है। और सिल्वर भी एक नेगेटिव कोलाइड है, इस पर भी जो है नेगेटिव चार्ज जो है आपका आता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट इन द कोगुलेशन ऑफ Fe2O3 डॉट वाटर, जिसमें कि आयरन क्या है, 3 पॉजिटिव है। कहता है आयरन 3 पॉजिटिव की कोगुलेशन करवानी है। बताओ इन तीनों में से KCl, AlCl3, MgCl2 और K3FeCN6 में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो बेटा आपने हार्डी शूज़ रूल लगाना है। हार्डी शूज़ रूल क्या कहता था, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा। तो अब देखो पॉजिटिव सोल की अगर आपको कोगुलेशन करवानी है तो आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो इसमें कितना नेगेटिव है, इसमें Cl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव है। AlCl3 में 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है। MgCl2 में 2 नेगेटिव है। लेकिन K3FeCN6 अगर मैं K3FeCN6 को ब्रेक करूँ तो 3K पॉजिटिव और यहाँ पे 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है सिंस FeOH थ्राइस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज द एनाइन हैव द हाईएस्ट चार्ज विल बी मोस्ट इफेक्टिव। तो FeCN6 3 नेगेटिव के पास जो है वो हाईएस्ट चार्ज होगा, तो बेटा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसकी कोगुलेशन करवाने में। आगे है, व्हाट इज़ पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट इज रेडी टू कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक्सप्लेन। कहते हैं जब आपने पेप्टाइजेशन करवानी होती है, पेप्टाइजेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेट्स को चेंज करना कोगुलेटेड सॉल्यूशन में या कोगुलेशन में, मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स को चार्ज्ड पार्टिकल्स बना देना। कैसे बनाते हो, बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इस पे इलेक्ट्रोलाइट डाल के, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स इनटू कोलॉइडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, जिसे ही पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। कि जो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला इसे ही क्या कहते हैं बेटा, पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस इज
इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, इसे ही पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। सुटेबल आयंस फ्रॉम द पेप्टाइजिंग एजेंट जो है वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव एड्जॉर्ब हो जाता है, कभी नेगेटिव एड्जॉर्ब हो जाता है प्रेसिपिटेट्स के ऊपर, न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट उनके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसके कारण जो प्रेसिपिटेट हैं वो कोलॉइड में चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी करवाई थी कि जब आप FeCl3 आयरन ऑक्साइड है FeOH थ्राइस में स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट डालोगे FeCl3, जो FeCl3 है वो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब करवा देगा Fe3 पॉजिटिव के, मतलब ये FeOH थ्राइस का लेयर है न्यूट्रल, इसके अराउंड जो है Fe3 पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है, जिससे इस पर चार्ज डिवेल्प हो जाता है और रिपल्शन होती है और एक इसमें चेंज हो जाता है, कोलॉइडल पार्टिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला है कॉटरल प्रेसिपिटेटर इज फीटेड एट द माउथ ऑफ चिमनी यूज्ड इन फैक्ट्री। मैं बहुत बार क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि जो फैक्ट्री की चिमनी में कॉटरल प्रेसिपिटेटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो कॉटरल प्रेसिपिटेटर होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे ही धुआं निकलता है, धुआं के जो कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि कोलॉइडल इन नेचर हैं, वो क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रोड से ऑपोजिट चार्ज एड्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं और जो साफ एयर है वो चिमनी में से बाहर निकल जाती है। तो ये आप पढ़ लेना, ये ईजी ही है। उसके बाद वाई इज कोलॉइडल गोल्ड यूज फॉर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। आपको कल मैंने करवाया था इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में कौन सा मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो कोलॉइडल गोल्ड सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, इसलिए जो है एसिमिलेशन विद ब्लड जो होती है उसकी ज़्यादा ईजिली होती है। वट इज़ कोलॉइडन, कोलॉइडन होता है, कल भी बताया था कि 4% नाइट्रोसेलुलोज को इथेनॉल और ईथर में 4% आप नाइट्रोसेलुलोज ले लो, उसमें सॉल्वेंट कौन सा डालो, इथेनॉल या ईथर, दैट इज़ कॉल्ड कोलॉइडन। डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइजेशन एंड कोआगुलेशन, ये दूसरे के ऑपोजिट हैं। पेप्टाइजेशन क्या होते हैं, PPT से कोआगुलेट बन जाना ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज पेप्टाइजेशन। और इसका रिवर्स कोगुलेशन से PPT बन जाना, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। ओके, वाई इज फेरिक्लोराइड प्रेफर्ड ओवर पोटाशियम क्लोराइड इन केस ऑफ कट लीडिंग टू द ब्लीडिंग। कहता है कि फेरिक्लोराइड अब ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रोलाइट है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि बेटा इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। इसमें Fe3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव होता है, इसमें K पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो इसमें 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है, इसलिए ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो नेगेटिव कोलाइड है तो पॉजिटिव चाहिए, तो आयरन 3 पॉजिटिव जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड द ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और इसलिए हमारी आंखों तक पहुँचती है और ब्लू नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइडल सॉल्ट बाय शेकिंग इट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड। ये मैंने अभी बताया कि अगर आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो फेरिक क्लोराइड में से Fe3 पॉजिटिव इसके अराउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिपल्शन होगी और इसको कोलाइडल में चेंज कर देगा। ठीक है, सो दीज आर द जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, और अभी और मैं देख लेती हूँ अगर कोई और क्वेश्चंस रह गए होंगे, ताकि आपका कोई भी पार्ट रह ना जाए। थैंक यू।